तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि लिन पूरी तरह से अपने ट्रेनिंग पर फोकस है और वही दूसरी तरफ ऑन्स्ट अकेडमी में मैजिक टूर्नामेंट शुरू हो चुकी थी, जिसमें लिन का फोर्थ ब्रदर रेनॉल्ड सभी मुकाबले को जीतकर फाइनल्स में पहुंच गया, मगर उसका अपोनेंट यांग उसके साथ धोखेबाजी करते हुए उसे हरा देता है। साथ ही यांग ने अपना डोमिनेंस साबित करने के लिए लिन को भी चैलेंज किया। इन्होंने 10,000 गोल्ड कॉइंस की शर्त लगाई थी, जो भी इस मुकाबले का विनर होगा उसे ये रिवॉर्ड दिया जाएगा। अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत में हमें ऑन्स्ट अकेडमी दिखाई जाती है, जहाँ पर सभी डिसाइपल्स लिन और यांग के मुकाबले के बारे में ही बात कर रहे थे। उन्हें तो ये समझ नहीं आ रहा था कि लिन में इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से आया कि उसने यांग जैसे पावरफुल बंदे को चैलेंज किया। साथ ही सबको ये भी पता चल गया था कि इन दोनों में 10,000 गोल्ड कॉइंस की शर्त लगी है। और अब हमें अरीना का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर सभी डिसाइपल्स बस यांग के लिए चीयर्स कर रहे थे। इनके हिसाब से यांग अनस्टॉपेबल है। वहीं पर लिन के दोस्त भी खामोश नहीं बैठते, उन्होंने भी लिन को चीयर अप करने के लिए उसका नाम पुकारना शुरू कर दिया। वो कह रहे थे कि हमारा दोस्त लिन जरूर से यांग को हरा देगा। वहीं पर लियान भी ये मुकाबला देखने के लिए बेताब थी। उसके हिसाब से लिन एक बहुत ही मिस्टीरियस बंदा है और आज तक उसने कभी अपनी पावर्स का शो ऑफ नहीं किया था। वहीं पर यांग लिन से कहने लगा कि प्लीज मेरे सामने फालतू की ट्रिक्स का यूज मत करना, वरना मेरे एक ही अटैक में हार जाओगे। आज मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूँ कि मैं कितना ज्यादा पावरफुल हूँ, ताकि आइंदा से तू कभी मुझसे टकराने की जरूरत नहीं करेगा। और अब इन दोनों का मुकाबला शुरू हो जाता है। यहाँ पर यांग ने अपने पावर्स को एक्टिवेट करते हुए क्रिम्सन फायरबॉल क्रिएट कर लिए, मगर लिन बड़ी ही तेजी के साथ उसके फायरबॉल के अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है, जो देखकर यांग ने अपने मूव को बदल दिया। यहाँ पर वो ब्लेजिंग इंपैक्ट का यूज करते हुए लिन को जलाने की कोशिश करने लगा। लिन भी देखता है कि वो तो एक बहुत ही भयानक फायर टोर्नेडो में फंस चुका है। भले यांग ने मास्टर किया वो फायर एलिमेंट था, तो लिन जैसे तैसे एक फॉर्मेशन का यूज करते हुए उसमें से बाहर आ जाता है। मगर तब तक यांग अपनी एक और मूव आजमाने के लिए तैयार था। वो फ्लेम वेब से पहले तो लिन के पाव को जकड़ लेता है और फिर यांग ने उस पर क्रिम्सन फायरबॉल से अटैक करना शुरू कर दिए। मगर लिन भी कुछ कम नहीं था, उसने फटाफट से अपने अर्थ लेंसेस को एक्टिवेट करते हुए यांग की इस जबरदस्त अटैक को काउंटर कर लिया, जो देख यांग भी थोड़ा सा शॉक हो गया। वो कहने लगा कि तू इस अटैक को काउंटर ही नहीं कर सकता था, इसलिए वो दोबारा से लिन पर फायरबॉल रिलीज करने लगता है। तो हीट का जवाब पत्थर से देने के लिए लिन ने भी उस पर अपनी विंड ब्लेड से हमला कर दिया और जैसे ही यांग उससे बचने के लिए बेंड हुआ, लिन तुरंत ही जाकर उस पर एक जोरदार मुक्का जड़ देता है, जिसके चलते यांग बड़ी तेजी से जाकर जमीन पर पटक गया। इधर लिन के दोस्त तो इस मूव को देखकर ही इंप्रेस हो गए। वहीं पर लियान कह रही थी कि इस बंदे ने तो 7 विंड ब्लेड का काफी शानदार तरीके से यूज किया, जबकि ये तो बस तीसरी लेवल का मेज है। इधर लिन ने देखा कि यांग की हालत काफी ज्यादा खस्ता हो गई, इसलिए वो यांग से कह रहा था कि हार मान जाओ, वरना बेवजह घायल हो जाओगे। तो यांग कहने लगा कि अगर तुम कहते हो हार मान लो तो ठीक है, मैं हार मानने के लिए तैयार हूँ। मगर उसने तो लिन पर स्नेक अटैक करने की पूरी तैयारी कर ली थी। इधर रेनॉल्ड अपने भाई को बता रहा था कि दोबारा से चीटिंग पर उतर आया और उतने में यांग ने फ्लेम बर्स्ट को रिलीज कर दिया। मगर लिन ऑलरेडी इसके लिए तैयार था। उसने तो स्टोन वॉल क्रिएट करते हुए यांग की चाल भी नाकाम कर दी और अब अटैक करने की बारी लिन की थी। वो अर्थ शटरिंग यूज करते हुए वहां की चट्टानों को हवा में उठा लेता है, जिसके बाद उसने स्टोन शार्ड्स का इस्तेमाल करते हुए यांग पर हल्ला बोल दिया। यांग ने तो इस हमले को रोकने के लिए डिफेंसिव एनर्जी का इस्तेमाल किया था, मगर इससे कोई फायदा नहीं होता। लिन ने थ्रो किए हुए स्टोन उसे बुरी तरह से घायल कर देते हैं, जिसके चलते वो ये मुकाबला हार गया। सो इस तरह से लिन बलूच ने एक शानदार जीत हासिल की थी। लिन के दोस्त भी उसकी जीत को देख काफी ज्यादा खुश हो गए। वो फटाफट से अपने दोस्त की तरफ रवाना हो जाते हैं। वहीं पर लियान भी लिन के इस मूव को देखकर इंप्रेस हो गई थी। वो कहने लगी कि ये बंदा तो जितना मैंने सोचा था उससे भी कई गुना ज्यादा बेटर निकला। वहीं दूसरी तरफ लिन के दोस्त उससे कहने लगे कि भाई तूने तो कमाल कर दिया, यांग तो अब दोबारा कभी हमारे रास्ते में नहीं आने वाला। तो चल अब आज इस खुशी के मौके पर अपनी ट्रेनिंग को रफा दफा करके हमारे साथ टाइम स्पेंड करो। आज तुम्हें अपना पूरा दिन हमारे साथ ही बिताना होगा। इधर यांग के चमचे लिन पर काफी ज्यादा भड़के हुए थे। वो कहते हैं कि एक मुकाबला जीतने से तुम महान नहीं बनोगे, हमारी अकेडमी में एक से बढ़कर एक जीनियस है जिन्हें तुम कभी भी कैच नहीं कर सकते। अगर तुम्हारे पास वाकई इतनी एबिलिटीज और हिम्मत है तो सीधे भी जीशे का मुकाबला करो। जीशे इतने ज्यादा पावरफुल है कि एक ही सेकंड में तुझे तेरे औकात याद दिलाएगा। दरअसल ये लोग उसी जीशे की बात कर रहे हैं जो कि लियान का बड़ा भाई था। इधर डॉसन यांग से कहने लगा कि तू मुकाबला हार चुका है, तो अपने 10,000 गोल्ड कॉइंस रेडी रखना। जिसके बाद लिन अपने दोस्तों के साथ सेलिब्रेट करने निकल पड़ा। और अगली सीन में हमें ढेर सारे पावरफुल स्पिरिचुअल बीस्ट दिखाई जाती हैं, जो कि कैरेजेस को पुल कर रहे थे। पहले कैरेजेस थी डॉसन की। ये बंदा एक बड़ी ही रईस फैमिली का मेंबर था। वो लिन से कहता है मेरे भाई तूने यांग को इस अंदाज में धोया कि देखकर ही मजा आ गया। चलो अभी मैजिक क्रिस्टल कार्ड अपने पास रखो, तुमने यांग से जो इनाम जीता था वो सारे पैसे इसमें ऐड कर दिए हैं। रेनॉल्ड तो खुश होकर उसे बता रहा था कि मेरे भाई अब तूने 10,000 गोल्ड कॉइंस जीत लिए हैं, कुछ टाइम तक तो तुम्हें बिल्कुल भी परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। वहीं पर लिन भी खुश होते हुए कहने लगा कि आज रात की दावत मेरी तरफ से, मैं तुम सभी को बढ़िया से खाना खिलाना चाहता हूँ। जिस पर डॉसन कहने लगा मेरे भाई इसके लिए मैं तुझे अप्रिशिएट करता हूँ, लेकिन मैंने तुझे पहले ही दिन बता दिया था कि जब तक मैं तेरे साथ हूँ तब तक तो किसी भी चीज के लिए कोई पेमेंट नहीं करेगा। सर तेरी पार्टी का बिल मैं भरने वाला हूँ। सो गाइस लिन को काफी अच्छे दोस्त मिले हैं जो कभी उसे परेशान नहीं करते। काश मेरे पास भी लिन जैसे दोस्त होते। हमारे दोस्तों की तो एक प्लेट मोमोज खिलाने में भी जान निकल जाती। खैर अब ये लोग सिटी के सेंटर में पहुंच गए थे। सो इन्हें अब लोकेशन डिसाइड करना था कि आज ये लोग किस स्पॉट को विजिट करेंगे। डॉसन अपने साथियों को बता रहा था कि फिनले सिटी में देखने लायक ढेर सारी जगह है, लेकिन तुम लोग बताओ तुम कहाँ जाना चाहते। जिस पर जॉर्ज बताने लगा कि मैंने सुना था फिनले सिटी की वेस्ट साइड में एक बहुत ही गजब का आर्ट वेन्यू है और उन्हीं में से एक है परुक्स गैलरी। ऐसा कहा जाता है कि वो जगह काफी ज्यादा अमेजिंग है। लेजेंडरी स्टोन कार्विंग मास्टर परुक्स के नाम पर ही उसे वो नाम दिया गया था, जो सुनकर लिन भी इस परुक्स गैलरी को देखने के लिए एक्साइटेड हो गया। रेनॉल्डो ने बताने लगा कि मेरे ग्रैंडपा लूम ने भी इस परुक्स का जिक्र किया था। परुक्स का काम इतना जबरदस्त था कि उनके आर्टवर्क लाखों गोल्ड कॉइंस में ऑक्शन किए जाते थे। उनके जैसी मूर्तियां तो कोई भी बना नहीं पाता। तभी जॉर्ज बताने लगा कि इतिहास में सबसे स्पेशल है 10 मूर्तियां, उनमें से हर एक की कीमत हजारों लाखों गोल्ड कॉइंस होंगी और जो स्कल्पचर्स थे उनमें से 3 तो खुद मास्टर परुक्स ने ही बनाए थे। वो बंदा इतिहास का सबसे टैलेंटेड स्टोन कार्वर माना गया। उसके जैसा जीनियस तो आज तक भी पैदा नहीं हुआ। वहीं पर डॉसन कहता है कि सिटी में इतने सारे स्पेशल स्पॉट्स हैं, मगर तुम लोग हो कि सिर्फ उन पत्थर की मूर्तियों को देखना चाहते हो, क्यों ना हम किसी और लोकेशन को विजिट करें। मगर ये तीनों तो वहीं पर जाना चाहते थे। तो
फाइनली डॉसन भी इसके लिए राजी हो गया और थोड़ी देर में इन सबकी कैरेजेस परुक्स गैलरी के सामने पहुंच गई और अभी सभी लोग गैलरी को एक्सप्लोर करने निकल पड़े। रेनॉल्ड कह रहा था कि मैं काफी दिनों के बाद कहीं घूमने आया हूँ, इसलिए आज तो मैं यहाँ के आर्टिस्टिक माहौल का पूरा मजा लूंगा। और अभी लोग मेन हॉल में पहुंच जाते हैं जहाँ पर मास्टर परुक्स का स्टैचू था। उसे देखते साथ ही डॉसन बताने लगा कि ये तो बस गैलरी की शुरुआत है, दूसरे कमरों में काफी बेहतरीन से स्कल्पचर्स हैं, उन्हें देखते साथ ही तुम लोगों को मजा आएगा। और अब ये लोग वहाँ से निकल पड़े। उतने में मास्टर डिलॉन रिंग से बाहर आ जाती है। वो लिन को बता रही थी कि 5000 साल बाद मैं परुक्स को देख पा रहा हूँ। पुरानी यादें तो एक ही पल में ताजा हो गई। जो सुनते साथ ही लिन उनसे पूछने लगा कि मास्टर क्या आप इन्हें जानते थे? जिस पर डिलॉन कहने लगी हाँ, हमारा थोड़ा बहुत कनेक्शन था, ज्यादा गहरी दोस्ती तो नहीं मगर जान पहचान जरूर थी। और अभी लोग वहाँ से सीधे जनरल एग्जीबिशन हॉल में पहुंच जाते हैं। डॉसन बता रहा था कि यहाँ के स्कल्पचर्स अक्सर ही बाहर डिस्प्ले में लगाए जाते ताकि जिसे पसंद आए वो इन पर बोली लगाकर इन्हें खरीद सकता है। जो भी बड़ी बोली लगाएगा वो स्टैचू उसका हो जाएगा, मगर इस स्टैचू इतने भी कुछ खास नहीं है। वहीं दूसरी तरफ हम गैलरी के बाहर एल्डर हिलमन को देख पाते हैं जो कि बलूच फैमिली के वफादार थे। उन्होंने कुछ पेपर साइन करके एक बंदी के हवाले कर दिए। इधर डॉसन इन लोगों को लेकर एक्सपर्ट हॉल में पहुंच जाता है। वो कह रहा था कि थोड़ी देर पहले हमने जो स्टैचूज देखे वो सारे नौसिखियों ने बनाए हुए थे, लेकिन ये वाला हॉल उससे थोड़ा सा अलग है। इससे आगे वाले हॉल को मास्टर हॉल कहा जाता, जहाँ पर हर एक एक्सपर्ट की आर्ट को दिखाने के लिए डिस्प्ले स्पेस दी गई है, मगर ये स्पेस उन्हें मिलती है जिन्होंने स्कल्पटिंग की स्किल में महारत हासिल की हो। और अभी लोग मास्टर हॉल में मौजूद मूर्ति के सामने पहुंच गए। ये स्टैचू वाकई काफी ज्यादा अमेजिंग था। रेनॉल्ड पूछता है कि मास्टर हॉल में तो ज्यादा स्टैचू रखे नहीं गए, मुझे तो लगा था कि यहाँ पर हमें ढेर सारे आर्ट्स देखने को मिलेगी। जिस पर डॉसन बताता है कि ये स्टैचू उन लोगों ने बनाया है जो इस स्किल में खुद को डेडिकेट कर चुके, और चाहे मास्टर्स कोई भी क्यों ना हो वो लोग ज्यादा आर्ट वर्क प्रोड्यूस नहीं कर सकते। ये लोग बस अपने स्किल और टैलेंट से नहीं दिखाते, बल्कि वो ऐसे स्कल्पचर तभी बनाते हैं जब वो किसी बात को लेकर इंस्पायर्ड हो। पर यहाँ पर लिन को तो ये स्कल्पचर्स काफी ज्यादा पसंद आए थे। वो अपने दोस्तों को बताने लगा कि इन मूर्तियों से मुझे एक अलग सी एनर्जी महसूस हो रही, ऐसा लगता है कि मानो ये सारी मूर्तियां जिंदा है। जो सुनकर ही डॉसन कहने लगा मेरे भाई तुम तो आर्ट की भी कदर करना जानते हो। मेरे फादर ने बताया था कि आर्ट्स को बस वही बंदा समझ सकता है जिसमें बहुत ही स्ट्रॉन्ग सेंस है। वैसे देखते रेनॉल्ड ने इन स्टैचूज को देखकर क्या महसूस किया, जिस पर रेनॉल्ड थोड़ा सा सोच में पड़ गया। वो कहता है कि मैंने भी इन मूर्तियों में कुछ नोटिस किया है। दरअसल ये मूर्तियां दूसरे हॉल में रखी गई मूर्तियों के मुकाबले काफी ज्यादा बड़ी है। जो सुनते साथ ही उसके दोस्तों की हंसी छूट गई। और अभी लोग गैलरी को एक्सप्लोर करने के बाद वहाँ से बाहर आ गए। उतने में लिन को अपने अंकल हिलमन नजर आते हैं, तो तुरंत ही अपने दोस्तों से कहने लगा कि आप लोग होटल में मेरा इंतजार करना, तब तक मैं अंकल से मिल के आता हूँ। और अब लिन फटाफट से अपने अंकल हिलमन के पास पहुंच गया। हिलमन तो उसे देखकर इतने ज्यादा खुश हो गए कि उन्होंने बड़े ही कस के लिन को अपने गले लगाया। बेचारा लिन तो बुरी तरह से तड़प रहा था, भला कोई इतनी जोर से गले कैसे लग सकता। और हिलमन का तो उसके गले लगकर ही दिल नहीं भरा था। दोनों ने एक जोरदार चमाट भी लगा दी। ओके तेरे साले कमी ने तुझे पता भी है मैंने तुझे कितना ज्यादा मिस किया था। तभी लिन कहने लगा हाँ अंकल मैंने भी आपको काफी ज्यादा मिस किया। वैसे आप फिनले सिटी में क्या कर रहे हो? जो सुनते साथ ही हिलमन थोड़ी सी हेजिटेट होते हुए बताने लगे कि यहाँ पर मेरा थोड़ा सा काम था। वैसे मेरे पास तुम्हारे लिए खुशखबरी है, तुम्हारा छोटा भाई वॉर्टन ड्रैगन ब्लड कंसंट्रेशन पर पहुंच चुका है, तो तुम्हारे फादर उसकी आगे की ट्रेनिंग के लिए उसे ओबरायन एडवांस वॉरियर एकेडमी भेजने वाले हैं। जो सुनकर ही लिन भी खुश हो गया। वो कहता है कि मेरे ख्याल से फादर थोड़े से रिलैक्स होंगे, वरना वो हमेशा टेंशन में रहते थे। जिस पर हिलमन बता रहे थे कि वो तो अब काफी ज्यादा खुश है। उस दिन वो खुद मुझे बता रहे थे कि उनके दोनों बेटे काफी ज्यादा टैलेंटेड हैं। उनमें से एक होगा ड्रैगन ब्लड वॉरियर और दूसरा होगा अर्न्स्ट एकेडमी का जीनियस मेज। और उतने में लिन की नजर पड़ी कैरेज में रखे हुए स्टैचू पर। उसे थोड़ा बहुत कवर किया था, जिसे देखते साथ ही लिन को याद आया कि तो उसके फादर की सबसे फेवरेट स्टैचूज में से एक है। सो लिन तुरंत ही समझ गया था कि उसके अंकल हिलमन का यहाँ पर कोई और बिजनेस नहीं है, बल्कि वो तो इस स्टैचू गैलरी में बेचने आए थे। इधर हिलमन बताते हैं कि अब वो दिन दूर नहीं जब हमारी बरूच फैमिली दोबारा से रिवाइव होगी। और फिर उन्होंने बड़ी चालाकी के साथ स्टैचू पर लगाए हुए कवर को सही कर लिया। उन्हें डर था कि कहीं लिन को इस बात का पता न लग जाए कि उसके घर के हालात बिल्कुल भी ठीक नहीं है, वरना लिन तो बेवजह और भी ज्यादा परेशान हो जाएगा। मगर लिन तो ऑलरेडी सब कुछ समझ गया था। ओके अंकल आप यहाँ पर क्यों आए हो ये मुझे क्लियरली बता दीजिए। बरूक्स गैलरी अपने स्कल्पचर्स के लिए फेमस है और आप भी एक स्टैचू लेकर यहाँ आए हो। अब इस पर क्या जवाब दिया जाए ये तो हिलमन को भी समझ नहीं आ रहा था। और उतने में बरूक्स गैलरी की एम्प्लॉय वहाँ पर पहुंच गई। वो हिलमन को बता रही थी कि जो स्कल्पचर आप अपने साथ लाए हो काफी ज्यादा एंशिएंट है, लेकिन इसे जिस तरह से डिजाइन किया गया है वो हमारी स्टैंडर्ड के काफी ज्यादा लो लेवल पर है, और इसी वजह से हम आपका स्टैचू नहीं खरीद सकते। जिसके बाद बंदी हिलमन से माफी मांगते हुए वहाँ से रवाना हो गई। मगर हिलमन उसे चिल्लाते हुए कहने लगे कि क्यों ना हम प्राइस को थोड़ा सा निगोशिएट करें, हमें थोड़ी सी पैसों की जरूरत है। मगर उस बंदी ने उनकी एक ना सुनी, जिसके चलते हिलमन काफी ज्यादा मायूस हो जाते हैं। अब ये देखते साथ ही लिन ने तुरंत ही अपना मैजिक क्रिस्टल कार्ड उनके सामने पेश किया। वो कह रहा था कि इसके अंदर 9900 गोल्ड कॉइंस हैं, प्लीज आप इस कार्ड को लेकर घर चले जाएं। पर यहाँ पर हिलमन काफी ज्यादा हैरान थे। वो लिन से पूछते कि आखिर तुम्हारे पास मैजिक क्रिस्टल कार्ड कहाँ से आ गया? जिस पर लिन बताने लगा कि अकेडमी में एक मैजिक टूर्नामेंट हुआ था और उसी में मैंने ये इनाम जीता। वह ये सुनते साथ ही हिलमन खुश भी हो गए और काफी ज्यादा परेशान भी। वो लिन से पूछते कि कहीं तुम्हें कोई चोट तो नहीं आई? जिस पर लिन कहता है अंकल आप तो बेवजह मेरे लिए परेशान हो गए, मुझे कोई चोट नहीं आई। तो एल्डर से कहने लगे कि अगली बार जब भी मुकाबले में पार्टिसिपेट करो तो अपनी लिमिट को क्रॉस मत करना, कॉन्टेस्ट में जीतने की बजाय तुम्हारा सेफ रहना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और फिर उन्हें याद आया कि इस क्रिस्टल कार्ड में तो 9900 गोल्ड कॉइंस हैं, इसलिए उन्होंने एक बार फिर से खुशी की मारी लिन को अपने गले लगा लिया। वो कह रहे थे बच्चे इतने सारे पैसों में तो तुम्हारी 2 साल की ट्यूशन की फीस निकल जाएगी। वही पर लिन दिल ही दिल में सोच रहा था कि बस इन पैसों से मेरे फादर का बर्डन थोड़ा सा कम हो जाए। और अब एल्डर हिलमन से मिलने के बाद लिन अपनी अकेडमी में पहुंच गया। यहाँ पर मास्टर डिलॉन उससे कह रहे थे कि तुमने इतनी मेहनत करने के बाद 10,000 गोल्ड कॉइंस कमाए, तुम्हारे पास तो खर्चे के लिए भी पैसे नहीं रहते, लेकिन पैसे आते साथ ही तुमने उन्हें घर भेज दिया। बच्चे क्या तुझे बुरा नहीं लग रहा कि तेरी जेबें दोबारा से खाली हो गई? जिस पर लिन कहता है कि लाजमी सी बात है वो गोल्ड कॉइंस मेरे लिए इंपॉर्टेंट थे, लेकिन मेरी फैमिली से बढ़कर मेरे लिए और कुछ नहीं। जिन लोगों से मैं प्यार करता हूँ और उनकी फिक्र करता हूँ, अगर ये पैसे उनके काम आ जाए तो फिर इससे अच्छा और क्या हो सकता। पहले सारी बातें सुनकर मास्टर डिलॉन भी थोड़ी से हैरान थे। जिसके बाद लिन से पूछते कि बताओ तुम कहाँ जा रहे हो? जिस पर लिन बताने लगा कि आज 3rd ईयर फाइनल्स का मुकाबला है, मैंने सुना था कि दी शीज़े उसमें परफॉर्म करेगा, तो मैं उसी का मुकाबला देखने जा रहा हूँ। और अब हमें दोबारा से अरीना का सीन दिखाया जाता है। सभी लोग ये कॉन्टेस्ट देखने के लिए काफी ज्यादा बेताब थे। कोई जीशे के लिए चीयर्स कर रहा था तो कोई उसके ओपोनेंट के लिए। पर यहाँ पर लियान भी अरीना में पहुंच चुकी थी। उसे लिन के पास जाकर बैठ जाती है। लिन उससे पूछने लगा कि क्या यही तुम्हारा बड़ा भाई जीशे है? जिस पर लियान जवाब देते हुए बताने लगी कि हाँ
मेरा भाई इस अर्नस्ट एकेडमी का नंबर 1 मॉन्स्टर है। उसकी घमंड और उसकी पावर को कोई भी हरा नहीं सकता। लेकिन मैंने सुना था कि उसका ओपोनेंट भी कोई मामूली सा बंदा नहीं है। ऐसा कहा जा रहा कि उसके पास अर्थ एंड विंड के ड्यूअल एलिमेंट्स हैं। तुम भी मल्टीपल एलिमेंट्स को पजेस करते हो, सो ये बंदा भी तुम्हारे जितना ही पावरफुल होगा। चलो देखते हैं फिर आज के मुकाबले में जीत किसकी होगी। और अब मुकाबला शुरू होते साथ ही जीशे के ओपोनेंट ने अपने अर्थ लैंसेस का इस्तेमाल करते हुए सीधे उस पर अटैक कर दिया। मगर जीशे तो अपनी विंड पावर को एक्टिवेट करते हुए यहाँ से वहां छलांगे लगाकर उसके अटैक को डॉज करने लगा, जिसके बाद वो भी अपनी विंड ब्लेड टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए अपने ओपोनेंट पर न जाने कितनी सारे स्लैशेस बरसाने लगता है। तो इन स्लैशेस के हमलों को काउंटर करने के लिए उस बंदे ने अपने सामने ट्रिपल स्टोन वॉल क्रिएट कर ली। वैसे तो ये स्टोन वॉल काफी ज्यादा पावरफुल है, लेकिन जीशे पर इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। वो बंदा तो एकदम रिलैक्स था और फिर उसने अपने विंड एलिमेंट का इस्तेमाल करते हुए सीधे उस स्टोन पर अटैक कर दिया। ये हमला इतना ज्यादा भयानक था कि उस स्टोन वॉल पर क्रैक्स पड़ना शुरू हो जाते हैं। यहाँ पर जीशे का ओपोनेंट उस स्टोन वॉल को बचाने की पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन फाइनली वो स्टोन वॉल क्रैश हो गई और उसमें लगाई गई हुई एनर्जी की वजह से वो बंदा भी थोड़ा सा एग्जॉस्ट हो गया। वहीं दूसरी तरफ लिन भी जीशे की इस मूव को देखकर हैरान था। वो कहने लगा कि इस बंदे ने तो बेसिक से विंड ब्लेड टेक्निक को एक अलग ही लेवल पर मास्टर किया, जिसके चलते वो विंड ब्लेड की पावर को बढ़ा सकता है। इतना ही नहीं, मास्टर डिलॉन भी जीशे की पावर देखकर हैरान थे। वो कहते बच्चे वाकई ये बंदा जीनियस है, मगर इसका ओपोनेंट भी कम नहीं, वो जरूर से इसका मुकाबला करेगा। ये एक एक्सेप्शनल ड्यूल है, तो मैं चाहता हूँ कि तुम इसे काफी केयरफुली ऑब्जर्व करो। तुम्हें जितना भी समझ आ रहा है उस नॉलेज को तुम्हें गेन करना होगा। अच्छे से नोटिस करो कि ये लोग अपनी पावर्स का इस्तेमाल कैसे कर पा रहे हैं। और अब हमें लिन की इमेजिनेशन वर्ल्ड दिखाई गई, जहाँ पर लिन उसका मुकाबला करने के लिए तैयार था। उसने जीशे के ओपोनेंट की जगह पर खुद को इमेजिन किया और अब वो जीशे का मुकाबला करने के लिए तैयार था। यहाँ पर उसने अर्थ शैटरिंग टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए जीशे पर एक जबरदस्त अटैक कर दिया, मगर जीशे उसे काउंटर कर लेता है। तो लिन ने अपनी विंड एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए रैपिड डैश को एक्टिवेट कर लिया। यहाँ पर लिन के मल्टीपल स्लैशेस उस बंदे पर अटैक करने के लिए उसकी तरफ आगे बढ़ रहे थे, मगर जीशे ने तो उन्हीं स्लैशेस का इस्तेमाल खुद के फायदे के लिए किया। वो अपनी विंड ब्लेड टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए इन स्लैशेस को ब्लेड्स में बदल देता है और अब उन्हीं ब्लेड से उसने लिन पर मुसलसल हमले करना शुरू कर दिए। तो लिन भी विंड ब्लेड टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए खुद को बचाने लगा। यहाँ पर लिन ने विंड ब्लेड शील्ड को एक्टिवेट कर लिया था, जिसके चलते वहाँ पर एक जबरदस्त एक्सप्लोजन होकर जीशे ने जितनी भी तलवारें भेजी थी वो वहीं पर डिस्ट्रॉय हो गई। लिन समझ गया था कि इस बंदे को हराना तो काफी ज्यादा मुश्किल है, इसलिए अब मुझे कॉम्बो टेक्निक का इस्तेमाल करना होगा। तो लिन ने विंड एंड अर्थ एलिमेंट को एक साथ मिलाकर उसकी पावर्स का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, जिसके चलते वहाँ पर कई सारी चट्टानें अपीयर हो गई और अब वो विंड के साथ पूरी तरह से मर्ज हो चुकी थी। दरअसल लिन की इस टेक्निक को स्टोन डस्ट स्टॉर्म कहा जाता है और अब उसने ऐसे ही कई सारे टोर्नेडो बनाते हुए सीधे जीशे पर हमला कर दिया, मगर उसमें से एक भी टोर्नेडो जीशे को छू भी नहीं पाता। उसने तो बिना कोई एफर्ट लगाए ही लिन के अटैक को डॉज कर लिया था। साथ ही उसके चेहरे पर एक स्माइल थी। वो अपने ओपोनेंट को दिखाना चाहता है कि तू मेरे सामने कुछ भी नहीं, मगर उतने में लिन ने भी अर्थ लैंसेस का इस्तेमाल करते हुए उस पर एक सरप्राइज अटैक कर दिया। वहाँ पर 1 बाय 1 न जाने कितनी सारी अर्थ लैंसेस क्रिएट होने लगे, जो कि अपनी तरफ से जीशे को घायल करने की पूरी कोशिश कर रहे थे। मगर जीशे भी कुछ कम नहीं था, उसने बड़ी ही तेजी के साथ यहाँ से वहाँ छलांगे लगाते हुए लिन के हर एक कोशिश को नाकाम कर दिया। इनफैक्ट वो तो बड़ी ही शान के साथ उन्हीं अर्थ लैंसेस पर खड़ा हो गया। वो लिन के सामने एक सर्टेन ऊंचाई पर था, जो कि दिखा देती है कि इन दोनों के दरमियान कितना बड़ा गैप है। इधर लिन भी ये सब देखकर थोड़ा सा सरप्राइज था, मगर उसने अभी तक हार नहीं मानी। वो अपनी एक और टेक्निक का यूज करता है। उसने कई सारे स्टोन उठाकर अपने ओपोनेंट पर हमला कर दिया था, लेकिन जीशे ने एक ही सेकंड में वहाँ पर एक जोरदार एक्सप्लोजन कर दिया, जिसके चलते लिन ने क्रिएट की हुई सारी चट्टानें उसी के आसपास बिखेरने लगी। साथ ही वो जीशे का अमेजिंग फॉर्म देखकर हैरान था। वहीं पर जीशे उसे कहने लगा कि तुमने अभी तक अपनी ढेर सारी मूव्स का इस्तेमाल किया, वैसे तो मेरा थोड़ा बहुत एंटरटेनमेंट हुआ, तो मुझे भी तुम्हें एंटरटेन करने का मौका दो। और इतना कहते साथ ही उसने अपनी विंड ब्लेड चेन टेक्निक को एक्टिवेट कर लिया और इतना कहते साथ ही वो बंदा अपनी विंड से बनी हुई न जाने कितनी सारी चेन्स को लिन की तरफ रिलीज कर देता है। पहले हमला काफी ज्यादा भयानक था, तो लिन ने फटाफट से माउंट स्टोन वॉल को एक्टिवेट कर लिया ताकि वो जीशे के अटैक से खुद को बचा पाए। तो जीशे ने भी अपनी विंड चेन का इस्तेमाल करते हुए तुरंत ही उस स्टोन वॉल पर हमले करना शुरू कर दिए। वो बड़ी ही तेजी के साथ उस वॉल को ब्रेक कर रहा था। उसके इन पावरफुल हमलों को देखकर ही लिन के तो होश ही उड़ गए और थोड़ी देर में उस स्टोन वॉल की धज्जियां उड़कर उस बंदे का अटैक सीधे लिन के पास पहुंच गया और इसी पल में लिन घबराते हुए अपनी इमेजिनेशन से बाहर आ जाता है। जैसी हालत लिन की थी वैसी ही सेम हालत जीशे के ओपोनेंट की है। जीशे की विंड चेन उस पर हमला करने के लिए एकदम उसके सामने थी। वो जानता था कि वो इस मूव को काउंटर नहीं कर पाएगा, इसी वजह से उसने जीशे के सामने चुपचाप से सरेंडर कर दिया। ये देखते साथ ही पूरा अरीना गूंज उठा। सभी लोग जीशे की तारीफें कर रहे थे। उन्हें तो पहले ही पता था कि इस मुकाबले में जीत होगी जीशे की। वहीं दूसरी तरफ मास्टर डिलॉन लिन को बता रहे थे कि इस जीशे ने तो विंड ब्लेड चेन टेक्निक का इस्तेमाल किया है, यानी कि ये बंदा ऑलरेडी चौथी लेवल पर पहुंच चुका है। और अब मुकाबला जीतने के तुरंत बाद ही जीशे अपनी सिस्टर लियान के पास पहुंच गया। वो उससे कहता है चलो तुम्हारा मनोरंजन बहुत हुआ, मेरे ख्याल से अब तुम्हें भूख लगी होगी। जिसके बाद लियान को जबरदस्ती अपने साथ ले जाता है। इससे बात साबित हो गई कि जीशे अपनी सिस्टर को कंट्रोल करता था और शायद इसी वजह से लियान ने उसे मॉन्स्टर कहा। पहले मुकाबला देखने के बाद लिन काफी ज्यादा मायूस हो गया। वो कहता है कि जीशे और मेरी उम्र में ज्यादा कोई फर्क नहीं है, इनफैक्ट हम दोनों सेम एज में होकर भी वो बंदा चौथी लेवल पर पहुंच पाया और मैं इतनी मेहनत करने के बावजूद भी अभी भी तीसरी लेवल पर अटका हुआ हूँ। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं कभी ग्रो नहीं हो सकता। अब ये मुकाबला खत्म होते साथ ही सभी लोग वहाँ से जाने लगे, लेकिन लिन मायूस हालत में वहीं पर बैठा हुआ था। उसके कंधों पर अपनी बरूच फैमिली के रिवाइवल का बोझ है और ऐसे में रैपिड प्रोग्रेस ही उसका एक ऑप्शन था, लेकिन लिन के हिसाब से उसकी प्रोग्रेस काफी ज्यादा स्लो थी। वो सोचने लगा कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं कभी भी बरूच फैमिली को ग्लोरियस नहीं बना पाऊंगा। मैं अपने फादर को प्राउड फील कराना चाहता, लेकिन मेरी ऐसी प्रोग्रेस से कुछ भी हासिल नहीं होगा। यहाँ पर लिन ने इतनी सारी मेहनत करने के बावजूद भी वो खुद को ही कोस रहा था कि वो अभी भी किसी लायक नहीं। और उतने में मास्टर डिलानो से समझाने पहुंच गए। उससे कहते बच्चे प्लीज अपना दिल छोटा मत करो। दरअसल मैंने जीशे की स्पिरिचुअल पावर को चेक किया है और मुझे पता चला कि उस बंदे की एज के हिसाब से उसकी पावर 68 गुना ज्यादा है। इसका मतलब तो ये हुआ कि तुम दोनों में इनेट स्पिरिचुअल पावर का गैप है। तुम भी उसी के जैसे टैलेंटेड हो, बस स्पिरिचुअल पावर के मामले में तुम उसे बीट नहीं कर पाओगे। मगर लिन भी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं था। उसने दिल ही दिल में फैसला लिया कि वो जरूर से जीशे को सरपास करेगा और अब वो तुरंत ही मास्टर डिलान से कहने लगा कि आपके पास कोई ऐसा तरीका जरूर होगा जिससे मैं अपनी स्पिरिचुअल पावर को इंक्रीज कर सकूं। जिस पर मास्टर डिलान भी हंसते हुए जवाब देने लगे कि हाँ बिल्कुल, मैं एक सेंट हूँ, ऐसी कोई चीज नहीं जिसका नॉलेज मेरे पास नहीं होगा। दरअसल 5000 सालों पहले मैंने एक यूनिक सी मेथड को डेवलप किया था। अगर तुमने उसे मास्टर किया तो 10 सालों के अंदर तुम जीशे का मुकाबला करने के
के लायक बन जाओगे। इनफैक्ट पॉसिबिलिटी है कि पावर्स के मामले में तुम उसे भी पीछे छोड़ दो। अब ये सुनते साथ ही लिन को दोबारा से एक उम्मीद नजर आई। वो मास्टर से पूछ रहा था कि बताइए वो कौन सी मेथड है। तो मास्टर उससे कहने लगे कि उसका नाम है द फ्लैट ब्लेड स्टाइल। और इसी के साथ एपिसोड यही पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।